नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। बिहार में चुनावी सरगर्मी की लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। बिहार में विधानसभा के हिसाब से हम हर विधानसभा पर पहुंचे। 243 विधानसभा यहां पर है और अमूमन हमने कोशिश की है कि हम हर विधानसभा पर जाएं और वहां का क्या हाल है, जनता वहां की किस बात को लेकर के इस बार वोट दे। की अगर बात करें तो कल पहले चरण का जो मतदान है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद अब 11 तारीख को जो है दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 तारीख को तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। तो ये हमने सोचा है कि एक बार, क्योंकि लगातार जैसे कि हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स तो बता ही रहे हैं, यहाँ पर इंटरव्यूज आपने तमाम देखे होंगे, उसके बाद हम लोगों से बातचीत करें, जनता से बातचीत करें, लेकिन इन सभी का आकलन करके, क्योंकि अगर पहले चरण की वोटिंग जब हो चुकी है, इसका जो क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से औपचारिक रूप से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो क्या क्या खास इसमें रहा वो आपको बताएगा। लेकिन हमने सोचा कि जो हमारा आकलन है वो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार लगभग हम बताएं आपको कई हजार किलोमीटर बिहार जो है वो हम अब तक घूम चुके हैं। कई विधानसभा ऐसे हैं, लगभग हर विधानसभा हम पहुंच चुके हैं। कई ऐसे विधानसभाएं जहां पर हम दो दो तीन तीन बार लगातार गए, जैसे कि मोकामा हो गया, चाहे बात हो जाए यहाँ पर मोरवा विधानसभा की, पटना के अंदर तमाम ऐसी विधानसभाएं रही हैं, बेगूसराय में ऐसी कई विधानसभाएं जहां हम कई बार गए, क्योंकि कई कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेचीदापन बहुत ज्यादा फंसा हुआ था। तो हमने कोशिश करी कि जा करके जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आप तक पहुंचा, क्योंकि हमारा कोई सेट एजेंडा नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सेट भीड़ नहीं है, किसी भी एक प्रोपेगेंडा के तहत हम अपना जो है वो मुहिम नहीं चला रहे। तो हमें हर चीज बतानी थी, जनता को बताना था कि जो ये गेंद है इस बार ज्यादा किसके पाले में रह सकती है। अगर बात विपक्ष की हो तो विपक्ष की तरफ से क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं और उस पर जो जनता है वो किस तरीके का रुख अपना रही है। साथ ही अगर बात हो सत्ता की तो एनडीए के अंदर जो चीजें चल रही थी, क्या घमासान चल रहा था, वो हमने दिखाया। एनडीए की जहां पर सरकार है, जहां पर उनकी सीट्स हैं, जहां पर उनके सिटिंग एमएलए हैं, वहां का हमने हाल आप तक पहुंचाया। तो अब ऐसे में जब पहले चरण का मतदान हो चुका है, क्योंकि हम आपको बता दें, क्योंकि जैसा कि हमने अभी कुछ दिन पहले मोकामा का भी आपको ग्राउंड रिपोर्ट लगातार दिखाया था वहां पर, क्योंकि मोकामा इस बार जो पहले चरण का मतदान हुआ है सबसे हॉट सीट रही है, क्योंकि मोकामा के बारे में सभी जान रहे हैं, वहां पर जो बाहुबलियों का प्रबल है वो वहां पर रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपको बताएं जो पहले चरण का मतदान हुआ है, इसकी पहले आपको एक बेसिक रिपोर्ट बता देते हैं। इसमें लगभग 64% से ज्यादा जो मतदान है वो हुआ और पिछले 75 सालों का जो रिकॉर्ड है वो इस बार टूट चुका। 1951-52 के बाद से कुछ जो प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखा था वो 1998 में दिखा था और उसके बाद अब 64% से ज्यादा जो मतदान है वो इस बार दर्ज किया गया, यानी कि 75 साल का जो रिकॉर्ड है वो इस बार बिहार ने तोड़ दिया। और बिहार में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा है तो वो है यहाँ की पॉवर्टी रेट। अगर कोई चीज यहाँ पर सबसे कम है तो वो है यहाँ का लिटरेसी रेट। जी हाँ, इसमें बोलने में मुझे कोई हिचक भी नहीं है, क्योंकि बिहार को भी बहुत ज्यादा उठने की जरूरत है, उभरने की जरूरत है। यहाँ पर राजनीति बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है और इस राजनीति के चलते जो यहाँ की जनता है उसको कहीं ना कहीं नकार दिया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का जब हिस्सा है जनता, यहाँ पर लोकतंत्र की एक आवाज है, लोकतंत्र का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ पर लगभग जगहों पर हम देखेंगे उनको बिल्कुल अगर बात करें अनदेखा कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पर बात अगर हम करें कल पहले चरण के मतदान में तो यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी थी वो सबसे ज्यादा देखी गई है। महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 57% जो वोटिंग्स हैं वो हुई थी और उसमें सबसे ज्यादा जो भागीदारी ली थी वो महिलाओं ने ली थी। पुरुषों से ज्यादा जो महिला थी वो आगे बढ़ चढ़ कर आई थी। लेकिन इस बार महिलाओं के साथ साथ जो जेन जी हैं, जो नए वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, जिनके लिए कहा भी जा रहा था कि यूथ का चमत्कार बूथ पर दिखेगा, तो वो हकीकत में दिख रहा है इस बार। हमने कल जब जाकर के तमाम बूथों पर नजर डाली थी, हम वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमने लोगों को देखा था, तो बूथ में जिस तरह का उत्साह दिखा था, हकीकत मानिए, यकीन मानिए, ये उत्साह सच में ये दिखा रहा है कि अब बिहार बढ़ रहा है, बिहार में परिवर्तन यहाँ पर तय है। जो बिहार है वो जागरूक हो चुका है, क्योंकि युवाओं को यहाँ पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो दिख गई हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार लगातार होता रहा है, राजनीति लगातार होती रही है, वादे लगातार होते हैं, हर सीटों पर अलग अलग तरीके के मुद्दे होते हैं। लेकिन इस बार जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस पूरी पॉलिटिक्स का, इस पूरी राजनीति का रहा है, वो रहा है इस बार जो सबसे अहम मुद्दा है वो पलायन और बेरोजगारी। ये शब्द इतना इस्तेमाल हो गया ना इस बार बिहार में, क्योंकि हम देख रहे हैं 243 सीटों में से लगभग जो यहाँ पर जगह है वहां पर हर जो युवा है उस घर का अगर घर का आदमी वो कमाने के लिए बिहार से निकल रहा है। 70% जो आदमी होते हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिहार में वो रह नहीं पाते हैं, उस तरीके की जो पेमेंट है, पे स्केल है वो होती नहीं है, तो लोग बाहर निकलते हैं। और इस चलते कहीं ना कहीं ये मन में एक रहता है लोगों के दर्द कि भाई हम बिहार हैं तो बिहारी बिहार में क्यों नहीं रह सकता है। तो इस बात को लेकर यूथ के अंदर एक बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं आप कहें एक जागरूकपन बहुत ज्यादा आ गया था। तो लोग ये सोच रहे हैं, बार बार हमने जब बात की तो सब कह रहे हैं हम बेरोजगारी हटाने के लिए वोट दे रहे हैं, हम इस बार पलायन रोकने के लिए वोट दे रहे हैं। और ऐसे में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो
तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकल कर आया और उसमें बोला गया कि यहाँ पर लगभग हर घर में नौकरी दे दी जाएगी। मैं फिर भी लगभग कह रहा हूं, लेकिन महागठबंधन के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, बिल्कुल ये निश्चय है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हर घर में सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। तो अब ये आने वाला समय अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या देखा जाएगा, क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद वो नौकरी दे पाते हैं नहीं दे पाते, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर पहले तो अधिनियम लागू कर दिया जाएगा, 20 महीने के अंदर एक काम शुरू हो जाएगा, लोगों को नौकरी मिलनी चालू हो जाएगी। एनडीए की तरफ से 1 करोड़ नौकरियां देने की बात की गई है, नौकरी नहीं रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि जब ये ऐसा होता है कि जब आप नौकरी के लिए सवाल लेने जाए तो यहाँ पर जो नेता नगरी के लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हमने नौकरी नहीं कहा था, हमने रोजगार कहा था, रोजगार में तो व्यवसाय भी आता है। तो 1 करोड़ रोजगार की बात यहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर थर्ड फैक्टर इस बार बिहार में देखने को मिले, क्योंकि पिछले कई दशकों से हम अगर बात करें तो यहाँ पर एनडीए, महागठबंधन, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी ये मुख्य पार्टियां थी यहाँ पर। और लगभग अगर इन पार्टियों की हम बात करें तो अब सभी की साठगांठ बन जाती है, अलायंस बन चुके हैं, सब एक दूसरे के सामने खड़े होते थे। तो 2 फैक्टर्स यहाँ पर दिखते थे। इस बार थर्ड फैक्टर जो है वो देखने को मिला, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग सब जानते हैं, प्रशांत किशोर कौन है, कहां से आए हैं, उनका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ, उससे पहले वो क्या करते थे, सारी चीज़ आपको पता। तो ज़्यादा इसके अंदर डीपली जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमने देखा लगभग 2022 2 अक्टूबर से जो प्रशांत किशोर सड़क पर निकले थे, जो जनता का सपोर्ट लेने के लिए वो निकले थे, वो लगातार आज 2025 का पहले चरण का चुनाव मतदान हो चुका है। इसमें बार बार उनके मुंह से जो एक सबसे ज़्यादा बात निकली है, जो प्रोमिसेस वो कर रहे हैं, वो सबसे पहले कर रहे हैं बेरोजगारी और पलायन को रोकने के लिए। वो बार बार कहते रहे कि ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि पलायन हो सके, लोग बाहर निकल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे में बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा इतना ज़्यादा उठ गया था कि जो यहाँ पर युवा है वो पूरी तरह से जागरूक हो गया है। यहाँ पर कैंपेनिंग्स बहुत सारी हुई, सारी चीज़ें। लेकिन इन सब के बीच में आप जानते हैं सबसे अच्छा काम बिहार में क्या हुआ है? वो ये है कि बिहार वासी जो है ना, पहले खाली एक अंगूठा लगा दिया करते थे, उंगली दबा दिया करते थे, बटन दबा दिया करते थे। इस बार जब वो बटन दबाने जा रहे थे तो उनको जागरूक कर दिया गया, इस कैंपेनिंग ने जागरूक कर दिया है। यहाँ पर पता लग गया है बिहार के लोगों को कि आखिरकार हाँ, हमारा बिहार जो है सच में पिछड़ा हुआ है। अब ये इस बिहार को जो है अन्य राज्यों से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्य के जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आके बातें कर रहे हैं तो वो उस मुख्यमंत्री के हिसाब से अपने बिहार को कंपेयर कर रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ आकर यहाँ पर बोल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से कहीं के मुख्यमंत्री आते, कर्नाटक से आते हैं, तो वो उनको कंपेयर कर रहे हैं कि भाई उनका स्टेट कैसा है, हमारा स्टेट कैसा है। कई लोगों ने, कई मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने बयान दे दिया है बिहार को लेकर के बिहार जो है बहुत अछूता है। बीड़ी का जो कंपैरिजन है वो बिहार से कर दिया था, क्योंकि बीड़ी भी सस्ती है तो बिहार भी सस्ता है। तो महागठबंधन हो, एनडीए हो, सब ने यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तो किया ही है। लेकिन ये भी हकीकत है कि जब रोटी होती है ना तो उसे दोनों तरफ से सेकना पड़ता है। एक तरफ से अगर रोटी लगातार सेकती है तो वो जल जाती है। और इस बार लगभग परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात इस बार के पहले चरण के मतदान की ये है कि इस बार 64% से ज्यादा ही मतदान हुआ है। और हकीकत मानिए, ये जो जन भागीदारी लोगों ने इस लोकतंत्र के महापर्व में दिखाई है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात बिहार के लिए इसलिए भी है क्योंकि ये 2025 इतिहास में नाम दर्ज हो चुका है। 2025 का ये साल दर्ज हो चुका है, क्योंकि 75 साल का जब रिकॉर्ड टूटता है तो वो हकीकत में कुछ ना कुछ नया जरूर दिखाएगा। अगले चरण में जब मतदान होगा तो उसमें और पता लगेगा कितनी % वोटिंग हुई है। लेकिन इसको दोनों ही जो गठबंधन है, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो विपक्ष हो, दोनों ही इसे बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बार बार बोला कल कि मैं जनता का आभारी हूं, जनता ने एकदम भागीदारी दिखाई है, जनता ने इतना समर्थन दिया है, इतना वोट किया, जनता जागरूक हो चुकी है, वो जो है अब परिवर्तन करने के मूड में। कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर वो बहुत ज़्यादा निकल कर आया है कि एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए ये जो वोटिंग है सबसे ज़्यादा हुई है तो वो पॉजिटिव मान रहे हैं। अगर इधर की बात करें सत्ता की तरफ से तो वो प्रो इनकम्बेंसी मान रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास की बात होती है, कहीं दिखता है कि साफ तौर पर हमारे हित में जो है वो फैसला हो रहा है। तो ये 64% जनता जिसने वोटिंग की इस बार की है, क्योंकि 3,75,00,000 मतदाता पहले चरण में थे, उसके बाद 18 जिलों की 121 सीटें थी, 45,000 से ज़्यादा यहाँ पर बूथ बनाए गए थे, 1314 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर मैदान में थे। तो ऐसे में किसका नसीब क्या होगा, क्योंकि ईवीएम तो पहले चरण के जो हैं अब सील हो चुके हैं, वो आगे जा चुके हैं, अब दूसरे चरण का मतदान होगा।
तो अब एक जो मोमेंटम होता है, क्योंकि मोमेंटम बिल्ड होना पहले चरण के मतदान के बाद शुरू हो जाता है। और बिहार की जनता तो आप जानते हैं कि बिहार में लोग बहुत ज़्यादा समझे हुए हैं, सिखाए हुए हैं। बस बशर्ते बात ये थी कि थोड़े से जो यहाँ के लोग थे उनके अंदर लेजीनेस ज़रूर दिख जाता था कि वोटिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लोग कह रहे थे बार बार, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो लोग कहते थे कि महिला जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी ऐसे में देखने को मिलती है। लेकिन इस बार महिला हो, युवा हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, हमने तस्वीरें ऐसी भी देखी हैं कि एक व्यक्ति गोद में अपनी माँ को लेकर आता है, वो वोट दिलवाता है। 100 वर्ष से ज़्यादा के लोग आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बार अगर बिहार की बात करें तो ना सिर्फ राजनीतिक हम अगर बात करें, जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र भी नहीं हो रहा है इस बार, कल से हम देख रहे हैं लगातार, वो पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत बैक साइड रखा हुआ है, लेकिन वो जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। ये जो 64% वोटिंग है ना, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है। इसमें कोई कुताही नहीं बरती गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जब ये वोटिंग को लेकर के, जब इलेक्शन कमीशन ने पूरी राजनीतिक और इलेक्शन डेट्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो बहुत सारे वादे उन्होंने वोटर्स से भी किए थे। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दियारा क्षेत्र है जहाँ पर घोड़ों से पेट्रोलिंग की जाती है, कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर जो संवेदनशीलता देखी जाती है, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर 1 घंटा का टाइम कम रखा गया था। और उन वोटर्स के लिए जो कि बुजुर्ग है, जो दिव्यांगजन है, उन लोगों के लिए यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज रखी गई थी, रैंप से लेकर के वहाँ पर व्हील चेयर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर था। तो वोटर्स भी जब पहुँच रहे थे, थोड़ी बहुत जगह पर देखा भी गया कि बहुत बहुत लंबी लाइनें लग गई हैं। बावजूद उसके इन लंबी लाइनों के जो वोटर्स थे वहाँ पर, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। हर वोटर से जब पूछा गया कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है, व्यवस्थाओं में कोई कमी आपको लग रही है, इलेक्शन कमीशन से कोई शिकायत है, जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, पहले चरण के मतदान में ये जरूर देखा गया, क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है, कई जगहों पर जो वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए। तो कई ऐसे वोटर्स हैं, क्योंकि 60 लाख जो वोटर्स के नाम कटे हैं वो सामने आए, तो उसके बाद उसमें बोला गया कि कई पलायन कर चुके हैं, कई जो है वो देश छोड़ चुके हैं, कई जो है वो दुनिया छोड़ चुके हैं। लेकिन ऐसे में हमने कल कई जीवित ऐसे वोटर्स पकड़े जो कि अपने इस अधिकार से वंचित रह गए। कई बुजुर्ग ऐसी महिलाएं भी थी जिनका कहना था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। और हकीकत है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। अगर आपका मताधिकार कोई छीन लेगा, आपको पता है कि आप भी यहाँ पर एक सदस्य हैं, अगर आप एक घर के अंदर बैठे हैं, 4 लोगों से सलाह ली जाए, आपसे ना ली जाए, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ लगेगा कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो वो दुख होता है। हमने देखा, हमारे साथी एकाग्र ने जब बातचीत की थी लोगों से, तो उन्होंने बताया था, वो हमारे साथी से कह रही थी किस तरीके से कि बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आप मेरे लिए कुछ मदद कर सके तो जरूर करिए, मेरा वोटर आईडी कार्ड है, मैं सुबह से निकली हुई। कई ऐसे लोग थे जो दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर से यहाँ पर वोट्स देने के लिए आए थे, लेकिन उनको नहीं देने दिया गया वोट। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस बार जब ये चुनाव हो रहा था, पहले चरण का मतदान हो रहा था, तो काफी सारी चीजें निकल कर आई। यहाँ पे कई जगहों पर देखा गया कि बूथ कैप्चर, मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें और समस्तीपुर की बात करें, ये सबसे बड़ी बात है जो आपको बता रहा हूँ कि इस बार पहले चरण के मतदान में सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो मुजफ्फरपुर में और समस्तीपुर में हुई है। मुजफ्फरपुर पहले नंबर पर आया और समस्तीपुर दूसरे नंबर पर आया। वहीं सबसे कम की अगर बात करें तो शेखपुरा में लगभग 52% जो वोटिंग हुई है वो है। तो सबसे कम जो है वो शेखपुरा में देखा गया। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो जानना होगा, क्योंकि 3 दिनों का जो समय है वो रह गया है। 3 दिनों के समय में अब क्या क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके पास प्रचार प्रसार का टाइम है, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होना है, तो 9 तारीख तक जो है ये वोटिंग्स जो है वो रुक जाएंगी, जो प्रचार प्रसार है वो रुक जाएगा। अब ऐसे में महागठबंधन की तरफ से जो स्टार प्रचारक है, जो एनडीए के पास स्टार प्रचारक है, वो लगातार घूम रहे हैं। तो ऐसे में अब पहले चरण में जिस जगह पर जिसका जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज अगर कम लग रहा हो उन्हें, या फिर लग रहा हो कि यहाँ पर उनका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा, तो वो उस चीज़ को जो है डैमेज कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो डायनामिक है यहाँ पर स्थिति कास्ट को लेकर के, वो हकीकत में अभी भी बहुत ज़्यादा है, जैसे हम देख भी रहे थे कल। क्योंकि हमने एक आपको स्टोरी दिखाई भी थी जाकर के, क्योंकि जब कल हर जगह वोटिंग चल रही थी, तो हम एक मुसहर टोला में पहुंचे थे, वहाँ पर पासवान टोला में हम पहुंचे थे। क्योंकि हमने जब अति पिछड़ा वर्ग को लेकर बहुत सारे वादे किए गए थे, क्योंकि चुनाव से पहले बार बार बोला जा रहा था ईबीसी, ओबीसी, दलित वर्ग, इन सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कोशिश की, हम ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए पहुंचे कि आखिरकार भाई जिस अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है, जिनके लिए इसमें ये विधानमंडल आप देख सकते हैं, इसके अंदर आवाज़ें उठाई जाती हैं, यहाँ पर आगे वाले समय में जब बैठेंगे तो उनके लिए क्या कुछ हकीकत में होने वाला है, उनके मन में क्या है। तो वो अति पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, आप यकीन मानिए, उसमें एक व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला। हम गए थे जब वहाँ पर 9 बजे का समय था, वो हर व्यक्ति वोट डालकर आ चुका था। एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि हम थोड़ी देर में वोट डालने जाएंगे। वो सुबह 7 बजे सभी लोग अपना मतदान, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग थे, उनमें महिलाएं थे, सभी लोग थे, उसमें युवा थे, सभी ने वोट दिया था। ये आपको दिखाएगा कि जनभागीदारी कितनी है। और वो जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको उम्मीदें सरकार से बहुत ज़्यादा है। वही सोचते हैं कि शायद अब जब ये जो हमारा कैंडिडेट जीतेगा या फिर जिसकी भी सरकार बनेगी, शायद वो कुछ ना कुछ हमारे लिए ज़रूर करेगा, क्योंकि बहुत मूलभूत सुविधाओं से जो है यहाँ पर लोग वंचित हैं। और एक हकीकत है, एक महान
व्यक्ति थे, उन्होंने कहा भी था कि समाज में जब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है, किसी भी कमी के लिए, किसी भी तरीके की कोई परेशानी के लिए एक चीज़ जिम्मेदार होती है, वो है भेदभाव, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए, चाहे जाति हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे किसी भी तरीके की उसमें। लेकिन बिहार के अंदर कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हकीकत में आज भी है यहाँ पर। कास्ट को लेकर, क्योंकि जातीय समीकरण यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी रहा है और जात को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत सारी जगहों पर सीटों को साधने का काम तो होता है, लेकिन उसके बाद उन जातियों को भूल जाया करते हैं लोग। तो ऐसे में इस बार जब ये चुनाव हो रहा है तो हर व्यक्ति सक्रिय है, और शायद क्योंकि पहले लोग बोलते नहीं थे, इस बार हमने जब कोशिश की बात करने की तो लोग आगे बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। वो साफ बोल रहे हैं कि नहीं, हमें अधिकार है, हम बोलेंगे। क्योंकि बहुत सारी सीटों पर हम गए, हमने देखा, गरीबों से भी बात करी हमने, जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनसे भी बात की हमने कि आखिरकार आप लोग मजबूर हैं, क्या परेशानी है। लोगों ने साफ कहा कि कोई मजबूरी नहीं है। इस बार हम बैठे हुए हैं, जहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है वहां पर लोग साफ तौर पर कह रहे हैं इस बार तो हम मतदान का बहिष्कार कर देंगे, गांव में सड़क नहीं मिलेगी हम बहिष्कार कर देंगे। तो अब ऐसे में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, अब 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है और अब 122 सीटों पर यह मतदान होगा, क्योंकि 18 जिले की जो 121 सीटें थी उन पर मतदान पूरी तरह से हो चुका है। तो अब 20 जिले की 122 सीटें बची हैं, उन पर अब मतदान होगा और उस मतदान के बाद 14 तारीख को जो है वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो मुख्यमंत्री का शपथ है वो होगा, कैबिनेट ब्रीफिंग होगी, तो बिहार की जो तस्वीरें हैं वो लगातार साफ होंगी। लेकिन हम यहाँ पर लगातार पूरा बिहार घूम रहे थे तो हमने सोचा ये आप तक बताना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, आपको पता लगना ज़रूरी है, क्योंकि एक जागरूक नागरिक आप भी हैं और एक पत्रकार होने के नाते जब हम हर जगह घूम रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आप तक ये बात पहुँचाएँ, क्योंकि आपके जो मताधिकार का दम है उससे आप बिहार की दिशा और दशा बदलने की जो हिम्मत है वो ज़रूर रखते हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप दूसरे चरण का मतदान हो, वो जो क्षेत्र हैं, जैसे की बात करें अगर हम, तो गया है, जहानाबाद है, मधुबनी है, सारे जो ज़िले हैं जहाँ पर विधानसभा के लिए दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, तो वो लोग सीख ले। पहले चरण के जो मतदान हुआ है, पहले चरण के मतदान वाले लोगों से उन्हें सीख ज़रूर लेनी चाहिए कि आखिरकार कैसे इन लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर ये वोटिंग कर दिया है। मन में दुख हो, चाहे किसी भी तरीके की कोई बात हो, महागठबंधन को समर्थन देने वाली बात हो या फिर एनडीए को समर्थन देने वाली बात हो, लोग बार बार यहाँ पर भागीदारी अपनी इस बार लोगों ने दिखाई है। तो इन लोगों से सीख लेते हुए दूसरे चरण के लोगों को, जो वहाँ के सीट पर जो भी जो जनता है उनको देखना चाहिए, उनको एक प्रेरणा स्रोत मानते हुए 121 सीटों पर जो वोटिंग हुई है उसको देखते हुए आगे बढ़ चढ़कर उन्हें भी हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि बिहार का जो लोकतंत्र है वो हकीकत में मजबूत है। जो बिहार की जनता है वो बेहद जागरूक हो चुकी है। बिहार की जनता को अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार वो जगह है जो बिहार पूरा देश चलाता है। आप यकीन मानिए बिहार में कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है बिहार का जो बिहार से कोई बच्चा ना निकाल पाए। लगभग आप देखेंगे यहाँ पर IAS IPS जो है वो बिहार से निकल कर आते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिलेंगे यहाँ से निकले हुए। यहाँ पर अगर बात करें गौतम बुद्ध की, सारी इतिहास यहाँ का बहुत अच्छा रहा है, तो सारी चीज़ें बिहार की बहुत पॉजिटिव रही हैं। तो ऐसे में अब बिहार कितना जागरूक हो चुका है वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तो ऐसे में अब दूसरा चरण जब आएगा 11 तारीख का, तो उसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या रहा है। और अब हकीकत मानिए इस बार जो इस चरण में जब पहले चरण में वोटिंग हुई है, ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है पूरे बिहार के लिए, बिहार के इतिहास के लिए, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में ज़रूर 2025 दर्ज हो जाएगा। अब आने वाले समय का जो पूरा अपडेट होगा हम आप तक हिंदी टॉप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, द हिंदी टॉप पर बने रहिए।